नमस्कार, कार्तिकेय बत्रा नाम है मेरा और कोविड के रोजाना आंकड़े लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। पिछले 24 घंटे में भारत में कुल 2,63,000 नए केस दर्ज हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको कल कहा था, ये जो लाल लकीर है, ये कहीं ना कहीं अब नीचे झुकती हुई नजर आ रही है। इसका मतलब रोजाना के जो केसेस हैं, वो कहीं ना कहीं कम होते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो आज का आंकड़ा है, ये कल के आंकड़े से कम है। कल ये आंकड़ा तकरीबन 2,82,000 था और परसों ये आंकड़ा 3 लाख से ऊपर था। तो ऐसा लग रहा है कि राष्ट्र स्तर पर हम पीक कर चुके हैं और अब पीक से नीचे आना शुरू हो गए हैं। साथ ही साथ रिकवरीज की जो संख्या है, वो इस लाल लकीर को पार करती हुई नजर आ रही है, जो हरी लकीर है, और ये राहत की बात है। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि जिस प्रकार पीक की तरफ चढ़ते हुए नुकसान हुआ था, केसेस आए थे तो मृतकों की संख्या भी बढ़ी थी, वैसे ही पीक से नीचे उतरते हुए भी नुकसान होगा। इसलिए खतरा अभी टला नहीं है। जो एक सबसे दुखद आज एक आंकड़ा आया है, वो ये है कि पिछले 24 घंटे में भारत ने कोविड संबंधित मृतकों की संख्या में अपने सबसे बड़ा उछाल देखा है। पिछले 24 घंटे में कोविड की संबंधित मृतकों की संख्या तकरीबन 4,330। अब ये भी देख लेते हैं कि ये आंकड़े किन किन राज्यों से आ रहे हैं। नए केसेस में सबसे ज्यादा भागीदारी अब भी महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु की है। इसके बाद केरल, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। एक बार फिर याद दिला दूं कि ये जो नए केसेस का आंकड़ा आता है, ये बहुत हद तक इस पर निर्भर करता है कि टेस्टिंग कितनी मात्रा में, कितनी मुस्तैदी से और कितनी अच्छी क्वालिटी से की जा रही है। मृतकों की संख्या में अब भी महाराष्ट्र सबसे आगे है, लेकिन पिछले 24 घंटे में कर्नाटक की जो भागीदारी है रोजाना की मृतकों की संख्या में पूरे भारत में, वो बढ़ी है। साथ ही साथ पिछले 24 घंटे में उत्तराखंड का भी जो रंग है इस मैप में, वो गाढ़ा हुआ है। तो उत्तराखंड की भी भागीदारी मृतकों की संख्या में बढ़ी है और ये वहां की सरकार के लिए एक चिंता का कारण बन सकता है। अब एक्टिव केसेस की तरफ चलते हैं। एक्टिव केसेस में अब भी कर्नाटक में सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस हैं, उसके बाद महाराष्ट्र और केरल, इसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। इस समय भारत में कुल 33,60,000 के आसपास एक्टिव केसेस हैं। पिछले 24 घंटे में एक्टिव केसेस की संख्या में गिरावट आई है। यह गिरावट तकरीबन 1,64,000 के आसपास है। इन 1,64,000 में से आप अगर 4,000 तो ये तकरीबन मृतकों की संख्या भी हटा दें, तो इसका मतलब यह है कि पिछले 24 घंटे में वो लोग जो कोविड से ठीक होकर अस्पतालों या होम आइसोलेशन से निकले हैं, उनकी संख्या 1,60,000 के तकरीबन ज्यादा है उनसे जो कोविड के संक्रमण की वजह से पिछले 24 घंटे में या तो अस्पताल या होम आइसोलेशन में भर्ती हुए हैं। तो एक बार फिर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पिछले 24 घंटे में हमारी स्वास्थ्य प्रणाली पर जो दबाव है, वो कम हुआ है। अब वैक्सीनेशन की बात कर लेते हैं और यहां पर खबर अच्छी नहीं है, क्योंकि दिन पर दिन जो वैक्सीनेशन की संख्या है, वो गिरती ही जा रही है। मैंने आपसे कहा था कुछ दिन पहले कि रोजाना हम तकरीबन 20 लाख लोगों को टीका लगा रहे हैं, पर यह संख्या अब आप देख सकते हैं इस ग्राफ में 20 लाख से नीचे जाती हुई साफ साफ दिख रही है। ये चिंता का विषय है। हमारा एक बार फिर आपसे अनुरोध है कि यदि आपने वैक्सीन नहीं लगवाया है और अगर वैक्सीन आपके आसपास उपलब्ध है, तो कृपया जल्द से जल्द रजिस्टर करवाएं और वैक्सीन लगवाएं। और अब बात करेंगे एक ऐसे शब्द की जो पिछले 1 साल में हमने बहुत सुना है, लॉकडाउन। क्या होता है लॉकडाउन? सब बंद हो जाता है, कुछ काम नहीं चलता, सब घरों में चले जाते हैं। क्यों होता है लॉकडाउन? क्या लॉकडाउन का कोरोना पर कोई असर होता है? बिल्कुल असर होता है, पर कैसे? लॉकडाउन काम ऐसे करते हैं कि लॉकडाउन की वजह से जो संक्रमित व्यक्ति हैं, वो अपने घरों में रह जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी संक्रमण फैलाने की जो क्षमता है, वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। लेकिन अब जैसा कि मैं आपको उदाहरण देकर बताऊंगा, लॉकडाउन का असर एकदम से नहीं दिखता। देखते हैं दो उदाहरण और समझाता हूं क्या है पेच लॉकडाउन के पीछे। इन दो ग्राफ्स में आप देख पा रहे होंगे दिल्ली और महाराष्ट्र की स्थिति। जो काली लकीर है सीधी, ये वो समय है जब इन राज्यों में लॉकडाउन लगा था। इसके बाद आप देखेंगे कि जो नीली लकीर है वो केसेस की संख्या बता रही है और जो लाल लकीर है
वो मृतकों की संख्या बता रही है। अब ध्यान रहे कि लाल लकीर को आप देखेंगे बाईं तरफ के स्केल पे, तो 5, 10, 15, 20 दिल्ली में और 20, 40, 60, 80 महाराष्ट्र में। ये हजारों में संख्या है। तो दिल्ली में जो संख्या है वो 10,000, 15,000, 20,000, और महाराष्ट्र में ये 20,000, 40,000, 60,000। तो ये नीले वाले ग्राफ को आप बाएं स्केल पे देखेंगे। जो लाल वाला ग्राफ है, जो मृतकों की संख्या है, उसको आप दाएं स्केल पे देखेंगे। और ये दाएं स्केल पर जैसे दिल्ली में जो बता रहा हूं मैं, 1, 2, 3, 4, ये 100 है, 100, 200, 300, 400। और महाराष्ट्र में ये 0, 2, 4, 6, 8, यानी 200, 400, 600, 800। तो लाल लकीर को दाएं स्केल पे देखेंगे और बाएं लकीर को नीले लकीर को बाएं स्केल पर देखेंगे। क्या देखते हैं हम? लॉकडाउन के बाद पहले कुछ दिन केसेस बढ़ते हैं और उसके बाद एक पीक आती है, जिसके बाद ये केसेस घटना शुरू हो जाते हैं। इसका कारण साफ है कि लॉकडाउन लगने के बाद जो संक्रमण फैलाने वाले व्यक्ति हैं, जो संक्रमित स्वयं हैं, वो जब घर बैठते हैं तो उनकी वजह से तो संक्रमण आगे नहीं फैलता, लेकिन लॉकडाउन के बाद वो संक्रमण अभी भी दर्ज हो रहा होता है जो लॉकडाउन से पहले, कुछ दिन पहले फैला होता है। तो लॉकडाउन से कुछ ही दिन पहले तक जो संक्रमण फैल रहा होता है, उसकी रिपोर्टिंग लॉकडाउन के कुछ दिनों बाद भी आती रहती है, क्योंकि इन्फेक्शन होने के कुछ दिन बाद ही आपको पता चलता है कि आपको कोरोना है। साथ ही साथ मृतकों की संख्या, ये केसेस की संख्या के बाद पीक करती है। तो दिल्ली में आप देखें, लॉकडाउन के बाद पहले केसेस पीक करते हैं, फिर जो लाल लकीर है मृतकों की संख्या, वो पीक करती है। ऐसा ही कुछ महाराष्ट्र में देखते हैं। हालांकि महाराष्ट्र में तो केसेस में पीक आने के बाद भी अब भी मृतकों की संख्या कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। कारण कारण साफ है, कोरोना के केसेस दर्ज होने के बाद तकरीबन 10 से 12 दिन के बाद कोरोना संबंधित मृत्यु होती है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। तो इससे सीधा सीधा आप देख सकते हैं कि जब केसेस की पीक आएगी, उससे कुछ दिन बाद ही मृतकों की संख्या की पीक आएगी। तो ये है लॉकडाउन के पीछे का तथ्य और लॉकडाउन के पीछे की अंकगणित। अब आज का आखिरी सेगमेंट, आसान भाषा में। आसान भाषा में आज मैं बात करूंगा एक ऐसी दवाई की जिसका हमने पिछले 1 साल में बहुत नाम सुना है, रेमडेसिविर। ये रेमडेसिविर क्या है और क्या करती है? रेमडेसिविर के समझने से पहले हमें समझना होगा कि वायरस हमारे शरीर में कैसे फैलता है। वायरस हमारे शरीर में घुस के अपने आप को हमारे शरीर के सेल से जोड़कर अपनी कॉपियां बनाता है, और उसके लिए वो हमारे ही शरीर का सामान इस्तेमाल करता है। जैसे जैसे वो कॉपियां बनाता है, संक्रमण शरीर में फैलता जाता है। रेमडेसिविर अगर सही समय पर दी जाए तो वो वायरस के इस कॉपी बनाने की प्रक्रिया को रोक देती है। वो चालाकी से इस प्रक्रिया में घुसकर, हस्तक्षेप कर कर उस प्रक्रिया को रोक देती है, जिससे संक्रमण शरीर में फैलने से कहीं ना कहीं रुक जाता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि रेमडेसिविर देने की टाइमिंग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यही था आज का एपिसोड। आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा। कोई ख्याल हो, कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मुझे ट्वीट करिएगा, मैं जवाब दूंगा @कार्तिकेय बत्रा। अपना और अपने परिजनों का ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।